नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सुश्री नीरा मिश्रा। आप जानी मानी शोधकर्ता हैं, इतिहासकार हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास विषय में आपका उल्लेखनीय कार्य है। कई संस्थाओं में आप उच्च पदाधिकारी और सदस्य हैं। तो आइए आज जानते हैं सुश्री नीरा मिश्रा की जर्नी के बारे में। नीरा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इतिहासकार बनने का विचार आपको कैसे आया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, क्योंकि कॉलेज में तो मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ऑनर्स करा था। जी। फिर मैं आगे मैनेजमेंट में चली गई, क्योंकि मैं एक ऐतिहासिक फैमिली से आती हूँ। मेरा परिवार, मेरा परिवेश ऐसा रहा कि मैं हमेशा प्राचीन इतिहास के बारे में, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वार्तालाप होता था। जी। और जब भी मैं किसी से बाहर बात करती थी तो वो सोचते थे ये लड़की पागल है। तो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा इतिहास में इसलिए आया कि मैं देखती थी कि समाज में हमारे जो असली इतिहास है, जो हमारा फैक्चुअल इतिहास है, उसके बारे में जानकारी बहुत कम है। तो हम उसको लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन उसमें पहुंचाने के लिए पहले अपने आप को सक्षम बनाना होता है। तब मैं इसमें कहती हूँ मैंने डुबकी मार, और हो सकता है ये डुबकी भी ऐसे मारी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसने मुझे इसमें आने के लिए एक प्रोत्साहन दिया। जी, आपका जन्म भारत में किस हिस्से में हुआ है और पढ़ाई आपने कहाँ से की? जी, मेरा जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में और मथुरा के पास। जी। और मेरी पढ़ाई शुरू से वेस्ट बंगाल में हुई, मैनेजमेंट भी करा। आपने बताया कि आपने पढ़ाई की कॉलेज में, तब तक ऐसा कोई सोचा नहीं था कि इतिहासकार बनना है, लेकिन आपकी बातचीत होती रहती थी लोगों से इतिहास से जुड़े मुद्दों को लेकर। तो ऐसे में वो कौन सा पल था, कौन सी घटनाएं थी कि आपने ये सोचा कि मैं अभी जो भी काम कर रही हूँ इसके साथ साथ मुझे अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, उसे ज्यादा समझना है और फिर दूसरों को समझाना है? हमारे परिवार में बचपन से ही हमें सिखाया गया था कि समाज के लिए हमेशा समर्पित रहना। तो एक साइड में चलता था, लेकिन पढ़ाई में हम बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मैं एस्टैब्लिश्ड बिजनेस पर्सन हो गई, अनफॉर्चुनेटली मुझे फिक्की के जो एसजी थे उस समय ने कहा था कि जयपुर में एक रिसर्च करना है, विमेन जो जेम्स ज्वेलरी में काम कर रही है। वहां से लौटते वक्त मेरा एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं 6 महीने ग्राउंडेड थी। तब मैं लेटी रहती थी और मेरे माता पिता ने मुझे बोला कि तुमको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि तुम जल्दी से जल्दी चल के अपने पुश्तैनी जगह जाके वहां पे अपनी कुल देवी से पूजा करोगी। और वो लेटे लेटे वो मुझे रामायण, महाभारत जो पहले हमारे यहाँ पाठ होते थे, उन्होंने मुझे एक्चुअली सीरियस दिखाना शुरू करा। और जब मैंने एक सीन देखा, फ्रैंकली स्पीकिंग एक सीन आया जिसमें कंपिल में द्रौपदी का विवाह हो रहा है, तब एकदम से मेरे को क्लिक करा कि द्रौपदी के बारे में, कंपिल के बारे में दादी तो बचपन से बताती थी, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। तो मैं जब वहां गई, बाय दैट टाइम मैं ना एक्सपर्ट कमेटी मेंबर थी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में फॉर पॉलिसी ऑन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वहां जाके मैंने एक जो स्थिति देखी, जो मेरा कंप्लीट माइंड मेकअप हो गया कि मुझे अब हिस्ट्री में फुल फ्लेज जाना है। वो ये था कि कंपिल में द्रौपदी महारानी का जो जन्म स्थान है वो एक आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड नेशनल साइट है। वो नेशनल साइट खंडर बना के छोड़ दिया था और सारी मूर्तियां वहां से गायब हो रही थी। तब मैंने कहा कि मुझे इसको टेकअप करना है, लेकिन मेरे दिमाग में जो कि लोग मेरे पे क्वेश्चन नहीं लगाए, ये था कि पहले मुझे इसको हिस्टोरिकली प्रूव करना है। तब मेरी रिसर्च शुरू हुई और मैंने टाइम लिया, मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल लगाए द्रौपदी की कहानी को जानने के लिए, कंपिल की कहानी को जानने के लिए। और मैंने ऐसा कोई ASI का आर्कियोलॉजिस्ट या कोई हिस्टोरियन नहीं था जिससे मैंने संपर्क नहीं करा। और हिस्टोरियंस के साथ जुड़ के मैंने इसको पूरा कहना चाहिए कि मैं फुल टाइम इतिहास में ही अपने आप को मैंने डुबोया, और हर पहलू को कि द्वापर क्या है, त्रेता क्या है, सतयुग क्या है, और इस इतिहास में किस तरह से हम बता सके कि ये सचमुच एक घटित घटनाओं पर आधारित ग्रंथ है। नीरा जी, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी आपने जिक्र किया कि बहुत ही बड़ी दुर्घटना जयपुर जाते समय हुई थी और बहुत कठिन समय वो आपका रहा। तो उसके बाद आप इतनी सक्रिय हुई, ये सब काम उसके बाद शुरू हुए, और सुनने में ही लग रहा है कि बहुत मेहनत इसके पीछे है और बहुत कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे लोगों से मिलना। तो ये हौसला आप कहाँ से लेकर आई, और अभी स्वास्थ्य कैसा है, क्या कुछ चुनौतियाँ अभी भी हैं?
देखिए, स्वास्थ्य को लेके सिर्फ एक ही चुनौती है कि एक्सीडेंट की वजह से मेरी फोकल विजन नहीं है, तो मैं अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो विजुअली चैलेंज्ड हूँ, लेकिन मैंने उसको कोई बाधा नहीं माना जी, और विजुअल एड्स लेके लोगों की सहायता करके। एक्चुअली मेरी प्रेरणा तो फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप इतिहास पढ़ते हो ना, तो इतिहास के ही पात्र आपकी प्रेरणा बन जाते हैं। द्रौपदी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनी, श्री कृष्ण मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बने। तो मैंने कहा अगर मैं इतिहास के बारे में लोगों को बताऊंगी और मैं इतिहास से प्रेरणा ही लूंगी ना, तभी तो मैं बता पाऊंगी। तो मैं एक छोटी छोटी परेशानियां जिंदगी में जो आती, मैं इसको बहुत छोटी परेशानी समझती हूँ, क्योंकि कार्य देश के लिए करना सबसे बड़ी एक मेरा लिए मिशन है जी। तो हिस्ट्री को सही मायने में लोगों तक ले जाना, वो मेरा जो उद्देश्य था, उसके लिए मुझे हिस्ट्री को आगे ले जाने के लिए हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, स्पेशली महारानी द्रौपदी और श्री कृष्ण, मेरे प्रेरणा स्रोत जी। और मैं यहाँ अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि नीरा जी सिर्फ इतिहास की बात नहीं करती हैं, बल्कि आप भविष्य को संवारने में भी जुटी हुई हैं और पूरी जी जान से जुटी हुई हैं। नदियों को कैसे बचाया जाए, कैसे स्वच्छ रखा जाए, उनका जो उद्गम स्थान है वहाँ से कोई नदी अपने साथ क्या कहानी लेकर चल रही है, उसका संरक्षण किया जाए, इसके लिए भी आप लगातार सक्रिय हैं और युवाओं को अपने साथ आप जोड़ती हैं। तो नीरा जी, आप एनसीसी कैडेट्स के साथ काम करती हैं, उनको प्रेरणा देती हैं। मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप हमें बताएं, और साथ ही ये भी कि हमारी यमुना AAA ये क्या है और यमुना द्रौपदी से कैसे जुड़ती है। द्रौपदी और यमुना का लिंक वही है कि द्रौपदी को धरोहर में यमुना जी मिली और उसको पुनः उस रूप में, जिस रूप में द्रौपदी को मिली थी, लेके आना द्रौपदी ट्रस्ट का ये एक मिशन बन गया। तो मैंने सोचा कि हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में यमुना जी के बारे में अगर हमें आगे चल के काम करना है, तो एनसीसी के 46,000 युवा हैं दिल्ली स्टेट में सिर्फ, और 99.9% को यही नहीं मालूम है कि यमुना का क्या रेलेवेंस है, यमुना किधर से आती है, क्या जाती है। तो मैंने सोचा उनको जोड़ते हैं, तो मैंने एनसीसी को अप्रोच करा और फॉर्चुनेटली वो लोग मान गए। सबसे पहले उनको यमुना के बारे में बताया जी, कुछ वीडियोस के बारे में से करा, कुछ वर्बली बताया, ग्राफिक्स से बताया यमुना का क्या महत्व है हमारे समाज में, नहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही नहीं, बल्कि हमारी धरोहर की जड़ों में, मतलब हमारी सांस्कृतिक धरोहर की जड़ों में। उसके बाद हमने उनको प्रेरणा दी कि आप यमुना के बारे में पोइट्री लिखो, आप स्लोगन्स लिखो, नुक्कड़ नाटक करो। तो उनको लेके हम लोग जगह जगह जाते थे, मेट्रो स्टेशंस पे, ऐसे क्राउडेड एरियाज या मार्केट एरियाज हैं, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों को अवेयर करते थे कि यमुना नहीं तो हम नहीं, और स्वच्छ जल ही जीवन है जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि अगर हम नदियों की बात करते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ पीने का पानी ही नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था उससे जुड़ती है, हमारा स्वास्थ्य उससे जुड़ता है, हमारी परंपराएं हैं। पर देखिए, यमुना का एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों को ये जानना चाहिए और जुड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2% यमुना दिल्ली से जाती है और 98% पोल्यूशन यहाँ से होता है। अब हमको सिर्फ ये करना है कि उसका जो प्राचीन स्वाभाविक स्वरूप था वो लाने के लिए हमें स्वाभाविक उसका नेचुरल पानी लाना है, हमें उसमें गंदा पानी नहीं डालना है, और हम ये करें कि हम अपनी तरफ से यमुना को दूषित न करें, ये हमें इस करना है जी। बहुत अच्छी बात आपने कही, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपके माध्यम से गया है। ये बताएं कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद अगर कोई उत्साही युवा या कोई महिला या फिर कोई भी अन्य हमारा श्रोता जुड़ना चाहे आपसे, अपने समाज के लिए कुछ काम करना चाहे, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? वेबसाइट पे हमारी ईमेल है, वो हमें एक ईमेल लिख सकते हैं, और हम अगर जिस भी क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है उस क्षेत्र के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे तो कंटिन्यूस काम चलते रहते हैं। रिसर्च का भी इस समय हमारा काम चल रहा है, इंद्रप्रस्थ के ऊपर किताब लिखना पूरा, हमारी एक किताब तो आ चुकी है, एक और किताब लिख रहे हैं। नीरा जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं, इस दौरान की चुनौतियां क्या रही? जैसे कि महाभारत मंथन की बात करें, गंगा है, कनेक्शन विद महाभारत है, और आप अन्य तथ्य भी जो हैं, तथ्यपरक पुस्तकें आपकी हैं, तो उनका जिक्र आप जरूर करें, हमारे श्रोताओं को जानकारी मिलेगी, और साथ ही ये भी कि क्या चुनौतियां रही। जी, किताबों के बारे में आपने मेरी जो पूछा है, तो मेरी ओवर 9 बुक्स, मतलब 10 बुक्स कह सकती हूँ, आ चुकी हैं, जिसमें सर्वप्रथम है कि हाउ डीप आर द रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जिसमें हम भारतीय सभ्यता संस्कृति की जड़ों तक जाते हैं। उसके
उसके बाद हमारी किताब है महाभारत एंटिक्विटी, महाभारत कितनी प्राचीन है। उसके बाद हमारी किताब आई थी द्रौपदी एंड हर पांचाल, क्योंकि मैं पांचाल देश से हूँ, द्रौपदी के जन्म स्थान से हूँ, तो द्रौपदी और पांचाल का हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जर्नी में कितना महत्व है। उसके बाद हमारी एक किताब आई महाभारत मंथन, जिसमें हम महाभारत ग्रंथ को एज अ ग्रंथ ऑफ इतिहास दिखाते हैं। और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आई हमारी, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ जी रिविजिटेड। इसकी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, किसने क्या मतलब कैसे हमें मालूम पड़ता है कि ये इंद्रप्रस्थ था, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। जो किताब आई थी उसका नाम है गंगा द रिवर ऑफ सनातन सिविलाइजेशन। मैंने किताब नेपाल के साथ करी थी, नेपाल में लॉन्च हुई थी उनके पैलेस में। चलते चलते चंदेरी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आप हमें जरूर बताएं। एक्चुअली जब मैं काम्पिल में काम कर रही थी, तो काम्पिल पड़ता है जिला फर्रुखाबाद में, और वहाँ पे जरदोजी का बहुत काम होता है जी। युवाओं को, जैसे मैंने कहा, मैं जोड़ना चाह रही थी और उनको वो शिक्षा दूं जिससे कि वो अपने आप को सक्षम बना सके। एक बार मुझे ना राष्ट्रपति भवन जाना पड़ा था उसी टाइम किसी से मिलने, तो मुझे डिजिटल साइन करने पड़े थे। मैं 2007 की बात कर रही हूँ जी। तो जब मैंने पहली बार डिजिटल साइन करा और मेरा साइन कंप्यूटर पर दिखा, तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक करी कि अगर डिजिटल साइन से ये हो सकता है तो डिजाइनिंग भी हो सकती है कारीगर की, क्योंकि कारीगर लोग अपनी जो डिजाइनिंग करते थे वो हाथ से करते थे और कागज पे करते थे। तो मैंने डिजिटल स्लेट और डिजिटल पेन द्वारा मैंने इस कार्यक्रम को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT की जी उनसे साथ मिलके और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलके एक सॉफ्टवेयर हुआ जिसका नाम था चिक कैड, मतलब चिक उसका चिकन से नाम दे दिया, और कैड मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो ये प्रोजेक्ट जब मैंने करा उस समय ये कारीगर लोग इतने एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उनको हमने सारे खाका बना के मतलब पैटर्न्स बना के दिए कि आप इस पे आप डिजाइन करो। तो वो कंप्यूटर द्वारा देख सकते थे कि मैं लहंगा पे क्या डिजाइन बनाऊं, चोली पे क्या बनाऊं, चुन्नी पे क्या बनाऊं, ड्रेसेस पे कैसे बनाऊं, और चेंजेस बड़े आराम से कर सकते थे एट अ क्लिक ऑफ अ फिंगर। नॉर्मली क्या होता था कि कागज में अगर कोई भी गलत हो गया तो पूरा का पूरा कागज दोबारा करना पड़ता था। जी। चंदेरी में क्या था कि साड़ियां बहुत बनती हैं और वहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी और ये सब चीज बनती है, तो वहाँ पे हमें इसको इंट्रोड्यूस करना था। वहाँ जाके यूनिडो प्रोजेक्ट में चंदेरी वर्कर्स के साथ हम जुड़े और उनको ये 2-3 चीजें पे हमने अवगत कराया। चलते चलते एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि एज अ पर्सन आप रिजेक्शन को कैसे लेती हैं? बहुत बार आपको इस तरह के लोग मिलते होंगे जो कई बार आपकी बात पर यकीन नहीं करते, साथ देने को तैयार नहीं होते, कई बार सहयोग करने के लिए राजी नहीं है, और एक तो वो रिजेक्शन फेस करना और उसके बाद जब आप अपने आप को साबित कर देती हैं उसके बाद का अप्रिसिएशन, कैसे ये जर्नी होती है? अगर मैं सही हूँ तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। और अप्रिसिएशन तो सौभाग्य है, एक तरह का आशीर्वाद है लोगों का। ये एक्चुअली एक अंदर की फीलिंग है जो गीता से मुझे मिलती है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होके काम करो तो कोई आपको बुरा कह रहा है या भला कह रहा है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, अपना बैलेंस मत खोइए। कर्तव्य के आगे चुनौतियां हमेशा आएंगी। हमारा कर्तव्य देश के लिए है, देश सबसे बड़ा है, और देश के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो गीता का ही ज्ञान लेके काम कर। और एक चीज आपने अभी कही थी, वो मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी कि मैं सेतु का काम करती हूँ। देखिए, सेतु होना इतना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम कितना भी जमीनी स्तर पर चेंज लाने की कोशिश करें, जब तक कि वो ऊपर से उसकी एक हामी नहीं भरी जाएगी तब तक वो नहीं होगा। तो एडवोकेसी हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने यमुना वाला मैं आपको बताना भूल गई थी, AAA। AAA मीन्स एडवोकेसी, अवेयरनेस एंड एक्शन। अवेयरनेस समाज में, एडवोकेसी विद द गवर्नमेंट, और एक्शन हम खुद अपने लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे जाके कार्य करें। बहुत अच्छी बात आपने कही। और नीरा जी, हम ये चाहेंगे कि आप इसी तरह से सक्रिय रहें। आज आप हमारे स्टूडियो आईं, आपने हमें समय दिया, ये रोचक बातचीत आपके साथ रही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी का धन्यवाद कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों में, समाज में एक जागरूकता फैला रहे हैं। तो इसी के साथ मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।